हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की इस सीरीज में एक नई सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज हम एक नई सीरीज लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट विषय है, लेकिन डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जैसा कि एक अलग सब्जेक्ट है, बच्चों की डिमांड थी कि एक नया सब्जेक्ट जो कि इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसे स्टार्ट किया जाए। तो आज से मैं अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। जो भी इस चैप्टर जो इस सब्जेक्ट का नाम है, इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर बल दिया गया है और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नवीन प्रयास किए गए उस पर बल दिया गया है। तो हम इसके विषय में पूरी तरह से जानेंगे और जो भी शिक्षा जगत के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स बताए गए हैं, उनके विषय में भी हम पूरी तरह से जानेंगे, जिसमें से आर्टिकल नंबर 21 का इम्पोर्टेंट है 29(1), 29(2), इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो एक बार हम इस पे ध्यान दे देते हैं। पहले आर्टिकल्स के विषय में बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 का जो आर्टिकल है उसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 21 का के अंतर्गत। 29(1) में क्या कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक में अल्पसंख्यक वर्ग के विषय में बात की गई है, अल्पसंख्यक वर्ग के विषय में बात की गई है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग जिसकी जनसंख्या कम है, जैसे ईसाई हो गए, मुस्लिम वर्ग हो गया, ठीक है, या कुछ जनजाति वाले क्षेत्र हो गए, वहां पे जो जनजातियां हैं वो क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग कहलाती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखिएगा, भारत में प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, इनको अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को बनाए रखने का अधिकार जो दिया गया है वो 29(1) आर्टिकल कहता है। 29(2) आर्टिकल के बारे में आप जान लीजिए। शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी नागरिक के प्रवेश देने से धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा, इनमें से किसी भी आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन्हें वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, जाति, लिंग, भाषा, मूल वंश, धर्म के आधार पर शिक्षा देने से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 29(2) में कहा गया है। शिक्षा से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसमें। और मौलिक कर्तव्य जो 51 है, 51वां जो मौलिक कर्तव्य उसमें दिया गया है कि प्रत्येक अभिभावक या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो 21 का, 29(1), 29(2) और मौलिक कर्तव्य 51 में क्या प्रावधान किए गए हैं ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। परिचय के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की प्रथम प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा को दी गई है। जो भी प्रत्येक राष्ट्र है, ठीक है, जो प्रत्येक राष्ट्र है, इस पूरे राष्ट्र में जो प्रथम प्राथमिकता दी गई है वो किसको दी गई है, प्राथमिक शिक्षा को दी गई है।
शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता दी गई है, ठीक है, जो कि सफलता की प्रथम सीढ़ी भी कहलाती है। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसको प्रथम प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये जो है वो सफलता की प्रथम सीढ़ी कहलाती है, प्रथम सीढ़ी कहलाती है। सभी को पता होगा इस लाइन का अर्थ क्या है कि प्रत्येक राष्ट्र ने प्राथमिक शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की जो सफलता है वो कहां से स्टार्ट होती है? प्राथमिक शिक्षा से स्टार्ट होती है। इस वजह से प्रत्येक राष्ट्र प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताते हैं। प्रथम बल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बल दिया जाता है वो प्राथमिक शिक्षा को दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा से राष्ट्रीय विचारधारा का जन्म भी होता है। यानी ये कहाँ का इंपॉर्टेंट है? इससे राष्ट्रीय विचारधारा का जन्म होता है। यानी राष्ट्रीय विचारधारा का जन्म जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा से होता है। प्राथमिक शिक्षा से राष्ट्रीय विचारधारा का जन्म होता है। चरित्र के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? चरित्र निर्माण के लिए। चरित्र निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विचारधारा का जब होता है, जब बच्चा छोटा होता है, प्राथमिक विद्यालय में जाता है, तो जब वो अपने शिक्षकों के संपर्क में आता है तो सबसे पहले बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उसमें अपने देश के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि निबंध बताए जाते हैं, छोटे छोटे निबंधों के विषय में बात की जाती है, कहानियों के विषय में बात की जाती है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो बल दिया जाता है वो अपने देश के बारे में बताया जाता है। जैसे हमारा देश महान, छोटे बच्चों को ज्यादातर जो स्टार्टिंग होती है यहीं से हमारा देश महान की बातें बताई जाती हैं। यानी राष्ट्रीय विचारधारा का जन्म जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। और चरित्र के निर्माण में भी प्राथमिक शिक्षा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जाता है बहुत सारे मैनर्स सिखाए जाते हैं। चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ये सारे की सारी जो बातें सिखाई जाती है वो कब सिखाई जाती है? वो हमें प्राथमिक जब हमारी शिक्षा चल रही होती है उसी दौरान में हम सीखते हैं। ज्यादातर इसी ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में हम इन बातों को सीखते हैं। तो यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक राष्ट्र की सफलता की क्या है? प्रथम सीढ़ी है। यहीं से सफलता स्टार्ट हो जाती है, यही बेस है, ये आधार है। यानी प्रत्येक राष्ट्र की जो सफलता है उसका जो मेन आधार है वो क्या है? प्राथमिक शिक्षा है। और प्राथमिक शिक्षा क्या, राष्ट्रीय विचारधारा का जन्म जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा से ही होता है। और चरित्र के निर्माण के लिए भी बहुत ज्यादा ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र की प्रगति का आधार भी कहलाती है। यानी कि ये क्या है? राष्ट्र की प्रगति का आधार है। ये आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्र की प्रगति का आधार क्यों हम कह रहे हैं, ठीक है। इस प्राथमिक शिक्षा का संबंध न केवल एक विशेष व्यक्ति से है, ना किसी विशेष वर्ग से है, ना किसी विशेष जाति से है, ठीक है, बल्कि ये पूरी की पूरी जनसंख्या से संबंध रखता है। यानी किसी एक व्यक्ति से इसका संबंध नहीं है, ना किसी एक विशेष वर्ग से, किसी विशेष जाति से है, बल्कि पूरी जनसंख्या का संबंध रखता है ये, ठीक है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के लिए, विशेष जाति के लिए, विशेष वर्ग के लिए या किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही महत्वपूर्ण है, ये प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई उसके विषय में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। यानी जो जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद में जो इस क्षेत्र में यानी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हम बेस लेके चलेंगे। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति दिखाई दी।
ठीक है, संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान ही जितने भी संसार में प्रगतिशील देश थे उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। किस पे बल दिया? प्रारंभिक शिक्षा पे बहुत ज्यादा बल दिया। उसी प्रकार ठीक है, जैसे प्रगतिशील देश जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बल दे रहे थे, उसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद में भारत ने भी क्या किया? बालक और बालिकाओं की शिक्षा पे महत्वपूर्ण बल दिया। यानी कि जो बालक और बालिकाओं की शिक्षा दी जाएगी वो निःशुल्क दी जाएगी और शिक्षा क्या होगी? अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इस पे बहुत ज्यादा बल दिया। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत ने भी सभी महत्वपूर्ण देशों की भांति जितने भी प्रगतिशील देश थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हासिल कर ली थी, बहुत ज्यादा बल देते थे, उसी प्रकार भारत ने भी बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया, स्वीकार कर लिया इस चीज को कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी प्रत्येक बालक और बालिका को और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। यानी कि ऐसा कदम उठाया गया भारत में भी। भारत ने भी इस उत्तरदायित्व को संभाला। ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। और संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा जिसने देश के संविधान का विकास किया। आपको पता है कि जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र लागू हुआ। मीन्स क्या हुआ? हमारा भारत गणतंत्र हुआ, संविधान लागू किया गया इस दिन से। तो संविधान सभा जिसने देश के संविधान का विकास किया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया। नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। और क्या किया? नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया। नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया। यानी जो संविधान सभा जिसने संविधान का विकास किया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को क्या कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया गया। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को, कौन सी शिक्षा? निःशुल्क दी जाएगी और शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इसे कहाँ पे? नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया गया। यानी कि एक हमारे मौलिक अधिकार होते हैं और एक नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है कि जो मौलिक अधिकार है अगर उन्हें हमसे कोई छीनता है तो हम क्या करते हैं? उसके अधिकार, अपने अधिकारों के लिए हम क्या कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर नीति निदेशक सिद्धांत का कोई हनन करता है तो हम कोर्ट से हेल्प नहीं मांग सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये अंतर होता है। तो पहले क्या कहा गया? जब हमारा भारत स्वतंत्रता के बाद में बात करते हैं तो संविधान सभा जिसने देश के संविधान का विकास किया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया गया। पहले ये क्या था? अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा जो थी वो नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत लागू की गई। और कहा गया, क्या कहा गया? ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया? इसको जब एक नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत इसे रखा गया और ये कहा गया कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर, ठीक है, जब संविधान लागू किया गया, इस लागू किए जाने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय से 10 वर्ष तक, ठीक है, ये इस समय से 10 वर्ष तक की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के ना हो जाएं, तब तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा की गई। यानी कि जब संविधान लागू किया गया वहां तब से लेकर 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चे जब तक वे कितने वर्ष के ना हो जाएं? 14 वर्ष के ना हो जाएं, निःशुल्क और अनिवार्य
अनिवार्य प्लस निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। देने की चेष्टा की गई या देने का प्रावधान किया गया, ऐसा कहा गया। यही अनुच्छेद 45 यानी नीति निर्देशक सिद्धांत का जो 45वां अनुच्छेद है वो यही कहता है, जो हमने अभी ये बात बताई है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, यानी सभी बच्चे जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाएंगे उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 1976 के पूर्व में, यानी कि 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। यानी 1976 से पहले, इससे पहले शिक्षा जो थी वो राज्य सूची का विषय थी, यानी राज्य सूची का विषय थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 के पहले की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा किसका विषय थी? राज्य सूची का विषय थी। और 1976 में संविधान में संशोधन होता है, जिसके बाद में शिक्षा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दी जाती है। यानी कि यहाँ पे 1976 में एक संविधान में संशोधन होता है, जिसके अंतर्गत शिक्षा राज्य सूची से, राज्य की जो सूची है यहाँ से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दी जाती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1976 में जब संविधान में संशोधन होता है तब जो शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करती थी वहां से हटा करके समवर्ती सूची का विषय बना दी गई। यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अंतर्गत आता है। यानी कि इस पर राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी अपना कानून बना सकती है। तो यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में अनेक ऐसी अनुसूचियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध शिक्षा जगत से है। ठीक है, शिक्षा जगत से है। बहुत सारे ऐसे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जिनका संबंध क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा जगत से है। ठीक है, आप इस चीज को देखिएगा, जैसे कि 29(1) जो है, 29(2) है। ठीक है, ये क्या है? देखिए, शिक्षा जगत से ही कहीं ना कहीं इसका संबंध है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। ये भी क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में ही क्या है? इसका संबंध रखता है। और यहाँ पे ये प्रत्यक्ष रूप से संबंध रख रहा है। ठीक है, आप खुद देख रहे हैं इस चीज को। अब हम बात करेंगे तो आपने देखा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किस तरह बेस है हमारी प्रगति का, राष्ट्र की प्रगति का किस प्रकार से बेस है। तो जो एक नई हेडिंग होगी वो होगी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसके विषय में अब हम बात करेंगे। ये हमारी हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो शिक्षा के प्रमुख स्तर हैं, चाहे वो प्रमुख स्तर हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, और चाहे वो उच्च शिक्षा का स्तर हो। उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो,
इन सभी में जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो कौन सी है? वो प्रारंभिक शिक्षा है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में से जो प्रारंभिक शिक्षा है वो समग्र शिक्षा व्यवस्था की क्या है? आधारशिला है। यानी कि समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला कौन है? इन सभी शिक्षा व्यवस्था में जो आधारशिला है वो है प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, इसे आधार में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, इसे आधार में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45, ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसी चीज को आधार में रखते हुए, यानी प्राथमिक शिक्षा को बेस में रखते हुए जो बात आर्टिकल 45 में कही गई थी कि 6 से, जब तक कि बालक या बालिका 14 वर्ष की आयु को कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत रखा गया था? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत रखा गया था। परंतु संविधान के में 86वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? सन 2000 में 86वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 2002 में होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैं बता रही हूँ कि इसको आधार में रखते हुए, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को पता चल गई। पहले ये नीति निर्देशक सिद्धांत 45 के अंतर्गत आर्टिकल 45 के अंतर्गत रखा गया था कि जब तक कि बच्चे 14 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। लेकिन जब मैं इस चीज को, प्राथमिक शिक्षा को आधार में रखते हुए संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो अनुच्छेद 45 है जिसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, तो जब 86वां संविधान संशोधन होता है जिसमें क्या किया गया होता है, जो कि सन 2002 में होता है, इसमें अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 21 का जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया। यानी कि इसके अंतर्गत जब ये संविधान संशोधन होता है तो शिक्षा को क्या कर दिया जाता है? शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। इस संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 21 में 21 का को जोड़ दिया जाता है और जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब ये क्या है? ये एक मौलिक अधिकार यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 86वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत। कब हुआ ये संविधान संशोधन? सन 2002 में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, यानी कि क्या कहा गया? बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त सन 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित किया गया। कब पारित किया गया? 4 अगस्त सन 2009 को। 4 अगस्त सन 2009 को संसद में पारित किया गया। ठीक है, इसे प्रभावी बनाने के लिए इसको संशोधन तो कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसे जोड़ दिया गया, लेकिन अभी ये प्रभावी नहीं हो पाया था। तो इसे प्रभावी करने के लिए 4 अगस्त सन 2009 को संसद में पेश किया गया। ठीक है, संसद में क्या किया गया? संसद में 4 अगस्त सन 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित किया गया। ठीक है, ये संसद में पारित किया गया। संसद में पारित किया गया। सोचिए ये कब संशोधन हुआ? सन 2002 में हुआ और सन 2009
के लिए और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में 27 अगस्त सन 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। कब किया गया? 27 अगस्त सन 2009 को, 27 अगस्त सन 2009 को भारत के राजपत्र में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। अगर पूछा जाता है कि भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया, तो 27 अगस्त सन 2009 को, ठीक है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में ये 27 अगस्त सन 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। 4 अगस्त सन 2009 को संसद में पारित किया गया और 27 अगस्त सन 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया, ठीक है। देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया, ठीक है। कानूनी रूप से प्राप्त हो गया यानी कि जो शिक्षा जो मौलिक अधिकार की बन गई थी वो प्रत्येक बालक के लिए अब ये कानूनी अधिकार यानी मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया सभी बच्चों को। तो हमने देखा कि संविधान का जो संशोधन आया, 86वां संविधान संशोधन आया, इसमें क्या कहा गया, जो नीति निश्चक तत्वों में बात कही गई थी उसी को क्या किया गया, अब मौलिक कर्तव्य बना, मौलिक अधिकार बना दिया गया, सॉरी मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। आर्टिकल 21 में 21 का जोड़ दिया गया, ठीक है। इसे यानी कि शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया। मौलिक अधिकार यानी वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम किसकी, कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा को अब क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस जो मौलिक अधिकार बनाया गया ये कब संशोधन हुआ, सन 2002 में हुआ, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हुआ और जब इसे प्रभावी करने के लिए संसद में पारित किया गया 4 अगस्त सन 2009 को, और भारत के राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ वो 27 अगस्त सन 2009 को ये प्रकाशित हो गया, यानी कि अब इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। मौलिक अधिकार बन गया शिक्षा का अधिकार। देखा होगा कि हर बच्चे के लिए अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान हो गया है। जगह जगह पे प्राइमरी स्कूल यानी 1 किलोमीटर की रेंज में गांव में देखा होगा, ठीक है, पास में ही स्कूल होने चाहिए, 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्कूल होने चाहिए। और हर एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपने देखा कि जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में से जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं देखी हमने पढ़ी, और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है सन 2009 के विषय में पढ़ा, और किस टाइप से शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया, इसके विषय में हमने बात की। और अब हम जब बात करेंगे जो हमारा नया जब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस अधिनियम में जो 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं, प्रत्येक अध्याय में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके विषय में हम जानेंगे। तो सभी जो भी 7 अध्याय हैं उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं उनसे रिलेटेड हम जानेंगे। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस मुझे टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।